बहुत अलग हो गया है और गहरे अवसाद में है। वह रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न से अनुरोध करता है कि वे हैमलेट के साथ समय बिताएं, उसके इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश करें, और यदि कोई ऐसी बात है जो उन्हें पता चले और जिसका उपचार किया जा सके तो उसके बारे में उन्हें सूचित करें। वह उन्हें इस सेवा के लिए उदारतापूर्वक पुरस्कृत करने का भी वादा करता है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न, जो चापलूस और अवसरवादी प्रतीत होते हैं, राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत सहमत हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोलोनियस प्रवेश करता है और उत्साहपूर्वक घोषणा करता है कि उसे हैमलेट के पागलपन का कारण पता चल गया है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात बताए, नॉर्वे से लौटे राजदूत वोल्टिमैंड और कॉर्नेलियस प्रवेश करते हैं। वे खुशखबरी लाते हैं कि नॉर्वे के बूढ़े राजा ने क्लॉडियस का पत्र मिलने पर अपने भतीजे युवा फोर्टिनब्रस को डेनमार्क पर हमला करने से रोक दिया है। फोर्टिनब्रस ने अपने चाचा से क्षमा मांगी है और अपनी सेना का उपयोग पोलैंड के विरुद्ध करने का वचन दिया है। नॉर्वे का राजा अब क्लॉडियस से अनुरोध करता है कि वह फोर्टिनब्रस की सेना को शांतिपूर्वक डेनमार्क की भूमि से होकर पोलैंड जाने की अनुमति दे। क्लॉडियस इस समाचार से प्रसन्न होता है और कहता है कि वह इस पर विचार करेगा। राजदूतों के जाने के बाद पोलोनियस अंततः अपनी खोज के बारे में बताने के लिए तैयार होता है। वह लंबे चौड़े, आडंबरपूर्ण और अलंकारिक भाषण में बताता है कि हैमलेट ओफेलिया के प्रति अपने प्रेम के कारण पागल है। अपने दावे के प्रमाण के रूप में वह हैमलेट द्वारा ओफेलिया को लिखा गया एक प्रेम पत्र पढ़कर सुनाता है, जिसमें हैमलेट ने ओफेलिया के प्रति अपने गहरे प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। पोलोनियस यह भी बताता है कि कैसे उसने अपनी बेटी को हैमलेट से दूर रहने का आदेश दिया था और इसी कारण हैमलेट निराशा और अवसाद में चला गया और अंततः पागल हो गया। रानी ग्रटरूड को संदेह है कि केवल ओफेलिया का प्रेम ही हैमलेट के पागलपन का कारण है। उसे लगता है कि उसके पिता की मृत्यु और उनका शीघ्र विवाह भी इसके प्रमुख कारण है। पोलोनियस अपनी बात पर अड़ा रहता है और राजा तथा रानी को अपनी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का आश्वासन देता है। वह एक योजना प्रस्तावित करता है। वह ओफेलिया को महल की गैलरी में टहलने के लिए भेजेगा, जहां हैमलेट अक्सर टहलता है। पोलोनियस और क्लॉडियस पर्दे के पीछे छिपकर एक अरास या टेपेस्ट्री के पीछे उनकी बातचीत को सुनेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हैमलेट वास्तव में ओफेलिया के प्रेम में पागल है। क्लॉडियस इस योजना से सहमत हो जाता है। इसी समय हैमलेट एक पुस्तक पढ़ते हुए प्रवेश करता है। उसका व्यवहार अभी भी विचित्र और पागलपन से भरा हुआ है। पोलोनियस उससे बात करने का प्रयास करता है। हैमलेट पोलोनियस को मछली बेचने वाला, फिशमॉन्गर, कहकर संबोधित करता है और उसके साथ व्यंग्यात्मक और बेतुकी बातें करता है, जो ऊपरी तौर पर निरर्थक लगती हैं, लेकिन जिनमें अक्सर गहरा अर्थ छिपा होता है। वह पोलोनियस की बेटी ओफेलिया के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियां करता है, जिससे पोलोनियस को और विश्वास हो जाता है कि हैमलेट प्रेम में पागल है। हैमलेट की बातों में मृत्यु, भ्रष्टाचार और दुनिया की निरर्थकता जैसे विषयों का भी उल्लेख होता है। पोलोनियस हैमलेट के पागलपन में भी एक विधि, मेथड देखता है, यानी उसकी बातों में एक प्रकार का तर्क या अर्थ छिपा होता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। पोलोनियस के जाने के बाद रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट के पास आते हैं। हैमलेट प्रारंभ में उन्हें देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन जल्द ही उसे संदेह हो जाता है कि उन्हें किसी ने भेजा है, खासकर राजा और रानी ने। वह उनसे सीधे सीधे पूछता है कि क्या उन्हें बुलवाया गया था। जब वे टाल मटोल करते हैं और स्पष्ट उत्तर नहीं देते तो हैमलेट उन पर दबाव डालता है और अंततः वे स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें राजा और रानी ने बुलवाया है। हैमलेट तब उन्हें अपने अवसाद और निराशा का कारण बताता है, यद्यपि वह असली कारण, प्रेत का रहस्योद्घाटन, छिपा लेता है। वह एक प्रसिद्ध भाषण देता है जिसमें वह दुनिया की सुंदरता और मनुष्य की महानता का वर्णन करता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है
कि इन सब चीजों में उसकी कोई रुचि नहीं रही। उसका यह भाषण उसके अस्तित्ववादी संकट और जीवन से उसकी गहरी वितृष्णा को दर्शाता है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट को बताते हैं कि वे रास्ते में अभिनेताओं की एक मंडली से मिले थे जो एल्सिनोर आ रहे हैं। हैमलेट यह सुनकर उत्साहित होता है क्योंकि उसे नाटक बहुत पसंद है। वह कहता है कि इन अभिनेताओं का स्वागत किया जाएगा। अभिनेताओं का आगमन होता है और हैमलेट उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह मुख्य अभिनेता से ट्रॉय के पतन और प्रियम की हत्या तथा हेकुबा के विलाप से संबंधित एक भाषण सुनाने का अनुरोध करता है। अभिनेता पूरी भावना और तीव्रता के साथ भाषण सुनाता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका चेहरा भावनाओं से विकृत हो जाता है। पोलोनियस भी इस अभिनय से प्रभावित होता है। अभिनेताओं और रोजेनक्रांट्स गिल्डनस्टर्न के जाने के बाद हैमलेट मंच पर अकेला रह जाता है और अपना दूसरा प्रसिद्ध स्वागत भाषण देता है। वह स्वयं को धिक्कारता है कि एक अभिनेता जो केवल एक काल्पनिक कहानी और काल्पनिक चरित्र हेकुबा के लिए इतनी सच्ची भावनाएं प्रदर्शित कर सकता है, जबकि वह हैमलेट, जिसके पास अपने पिता की नृशंस हत्या का इतना ठोस और वास्तविक कारण है, फिर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वह अपनी निष्क्रियता, कायरता और शब्दों में ही उलझे रहने की प्रवृत्ति की निंदा करता है। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आता है, एक योजना। वह निर्णय लेता है कि वह इन अभिनेताओं से एक ऐसा नाटक करवाएगा जिसकी कहानी उसके पिता की हत्या की परिस्थितियों से मिलती जुलती होगी। वह नाटक में कुछ अतिरिक्त पंक्तियां स्वयं लिखकर डालेगा। इस नाटक का मंचन राजा क्लॉडियस के सामने किया जाएगा और हैमलेट तथा होरेशियो ध्यान से क्लॉडियस की प्रतिक्रिया को देखेंगे। यदि नाटक देखते समय क्लॉडियस अपराध बोध या घबराहट का कुछ संकेत देता है, तो यह प्रेत की कहानी की सच्चाई का और भी पुख्ता प्रमाण होगा। उसे अभी भी प्रेत की सत्यता पर थोड़ा संदेह है, क्योंकि प्रेत शैतान भी हो सकता है जो उसे गुमराह कर रहा हो। यह नाटक क्लॉडियस के अपराध को उजागर करने और हैमलेट के संदेहों को दूर करने का एक माध्यम बनेगा। यह दृश्य हैमलेट की योजनाओं, उसके आंतरिक संघर्ष और दरबार में व्याप्त जासूसी और अविश्वास के माहौल को आगे बढ़ाता है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के चरित्रों का परिचय होता है, जो हैमलेट के प्रति वफादार नहीं है। अभिनेताओं का आगमन हैमलेट को क्लॉडियस के अपराध को सार्वजनिक रूप से, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करता है और नाटक के भीतर नाटक की प्रसिद्ध युक्ति की नींव रखता है। यह दृश्य राजा क्लॉडियस, रानी गर्ट्रूड, पोलोनियस, ओफेलिया, रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ शुरू होता है। क्लॉडियस रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न से पूछता है कि क्या वे हैमलेट के विचित्र व्यवहार का कोई कारण जान पाए हैं। वे बताते हैं कि हैमलेट ने स्वीकार किया है कि वह विचलित है, लेकिन इसका कारण बताने से इनकार कर दिया। हालांकि वे यह भी बताते हैं कि हैमलेट अभिनेताओं की मंडली के आगमन से प्रसन्न है और आज रात उनके द्वारा एक नाटक का मंचन करवाने की योजना बना रहा है, जिसमें राजा और रानी को भी आमंत्रित किया गया है। क्लॉडियस यह सुनकर प्रसन्न होता है कि हैमलेट मनोरंजन में रुचि ले रहा है और नाटक देखने के लिए सहमत हो जाता है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के जाने के बाद क्लॉडियस और पोलोनियस अपनी उस योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लेते हैं, जिसके तहत वे ओफेलिया और हैमलेट की आकस्मिक भेंट करवाएंगे और पर्दे के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनेंगे, ताकि यह पता चल सके कि क्या हैमलेट का पागलपन ओफेलिया के प्रति उसके प्रेम के कारण है। रानी गर्ट्रूड को भी उम्मीद है कि ओफेलिया की सुंदरता और सद्गुण ही हैमलेट के दुख का कारण और निवारण दोनों होंगे। ओफेलिया को निर्देश दिया जाता है कि वह गैलरी में टहले और प्रार्थना पुस्तक पढ़े, ताकि उसका वहां होना स्वाभाविक लगे। जैसे ही हैमलेट के आने की आहट होती है, क्लॉडियस और पोलोनियस छिप जाते हैं। गर्ट्रूड भी वहां से चली जाती है। अब हैमलेट मंच पर प्रवेश करता है और अपना विश्व प्रसिद्ध स्वागत भाषण देता है।
यह भाषण उसके अस्तित्ववादी संकट, जीवन की पीड़ाओं और मृत्यु के विचार पर एक गहन दार्शनिक चिंतन है। वह विचार करता है कि क्या जीवन के कष्टों और अपमानों को चुपचाप सहते रहना अधिक श्रेष्ठ है, या फिर इन कष्टों के विरुद्ध संघर्ष करके उन्हें समाप्त कर देना। मृत्यु उसके लिए एक आकर्षक विकल्प प्रतीत होती है। यह एक गहरी नींद की तरह है जो जीवन के सभी दुखों और शारीरिक पीड़ाओं का अंत कर सकती है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यह अज्ञात है। मृत्यु के बाद के सपनों अर्थात परलोक या अज्ञात भविष्य का भय ही उसे आत्महत्या जैसे अंतिम कदम उठाने से रोकता है। यह अज्ञात का भय ही हमें जीवन के परिचित कष्टों को सहन करने के लिए विवश करता है, बजाय इसके कि हम उन अज्ञात भयों की ओर भागें जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस प्रकार अंतरात्मा या चिंतन हमें कायर बना देता है और बड़े बड़े संकल्प तथा महत्वपूर्ण कार्य विचार की इस पीली छाया में पड़कर अपने मार्ग से भटक जाते हैं और क्रियान्वित नहीं हो पाते। उसका यह चिंतन ओफेलिया को देखकर बाधित होता है। ओफेलिया अपने पिता के निर्देशानुसार हैमलेट को उसके द्वारा दिए गए कुछ उपहार, प्रेम पत्र और अन्य यादगार वस्तुएं लौटाने का प्रयास करती है, यह कहते हुए कि वह अब उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। हैमलेट का व्यवहार तुरंत बदल जाता है। वह कठोर और व्यंग्यात्मक हो जाता है। वह ओफेलिया से पूछता है कि क्या वह ईमानदार और सुंदर है। वह कहता है कि यदि वह ईमानदार और सुंदर है तो उसकी ईमानदारी को उसकी सुंदरता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सुंदरता अक्सर ईमानदारी को भ्रष्ट कर देती है। वह ओफेलिया के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करने से इनकार करता है। उसका यह विरोधाभासी कथन ओफेलिया को भ्रमित कर देता है। हैमलेट ओफेलिया पर कठोरता से प्रहार करता है, उसे और सभी स्त्रियों को पाखंडी और अविश्वसनीय कहता है। वह उसे आदेश देता है कि वह एक ननरी, मठ या वेश्यालय, यहां श्लेष अलंकार है, में चली जाए, ताकि वह पापियों को जन्म न दे सके। वह कहता है कि दुनिया पहले से ही पापियों से भरी हुई है और उसे इसमें और वृद्धि नहीं करनी चाहिए। वह स्वयं को भी पापी मानता है, यद्यपि वह उन अपराधों की सूची गिनाता है जैसे अहंकार, प्रतिशोध की भावना, महत्वाकांक्षा, जो शायद उसके अपने नहीं बल्कि सामान्य मानव स्वभाव के अंग हैं, या शायद क्लॉडियस के अपराधों की ओर संकेत है। उसका क्रोध और निराशा चरम पर पहुंच जाती है। वह विवाह की संस्था पर भी प्रहार करता है और उन स्त्रियों की निंदा करता है जो बनावटी सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती हैं और पुरुषों को धोखा देती हैं। वह ओफेलिया को धमकी देता है कि यदि वह विवाह करती भी है तो उसका पति एक मूर्ख होगा। हैमलेट के इस कठोर और अपमानजनक व्यवहार से ओफेलिया अत्यंत दुखी और भयभीत हो जाती है। वह विलाप करती है कि कैसे एक इतना महान और कुलीन मस्तिष्क इस प्रकार नष्ट हो गया है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस हैमलेट को वह जानती थी वह इतना बदल सकता है। हैमलेट के जाने के बाद क्लॉडियस और पोलोनियस बाहर आते हैं। क्लॉडियस आश्वस्त है कि हैमलेट का पागलपन प्रेम के कारण नहीं है, बल्कि उसके मन में कोई और गहरा और खतरनाक विचार पल रहा है। उसे डर है कि यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वह हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेजने का निर्णय लेता है, इस बहाने कि वहां जाकर वह डेनमार्क के लिए बकाया कर वसूल करेगा। उसे उम्मीद है कि स्थान परिवर्तन और नई गतिविधियां हैमलेट के मन को शांत कर देंगी। पोलोनियस अभी भी अपनी धारणा पर कायम है कि हैमलेट का दुख प्रेम संबंधी है। हालांकि वह राजा की इंग्लैंड भेजने की योजना से सहमत है, लेकिन वह एक और सुझाव देता है। नाटक के बाद रानी गर्ट्रूड को हैमलेट से एकांत में बात करनी चाहिए और उसके दुख का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। पोलोनियस स्वयं इस बातचीत को छिपकर सुनेगा। यदि रानी भी हैमलेट के मन की बात नहीं जान पाती तो उसे इंग्लैंड भेज दिया जाए। क्लॉडियस इस योजना से भी सहमत हो जाता है। यह दृश्य हैमलेट के आंतरिक द्वंद्व, ओफेलिया की त्रासदी और क्लॉडियस की बढ़ती आशंकाओं को दर्शाता है। होना या न होना वाला स्वगत भाषण साहित्य के सबसे प्रसिद्ध अंशों में से एक है। ओफेलिया के साथ हैमलेट का व्यवहार अत्यंत क्रूर है,
लेकिन यह समझना कठिन है कि यह कितना वास्तविक है और कितना उसके विक्षिप्त व्यवहार का हिस्सा। क्लॉडियस हैमलेट को एक खतरे के रूप में देखने लगता है, जो कहानी को और संघर्षपूर्ण बनाता है। यह दृश्य महल के एक हॉल में घटित होता है, जहां नाटक के मंचन की तैयारी हो रही है। हैमलेट प्रवेश करने वाले कुछ अभिनेताओं को अभिनय के बारे में विस्तृत निर्देश देता है। वह उन्हें सलाह देता है कि वे अपने भाषणों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करें, अत्यधिक नाटकीयता या बनावटीपन से बचें। वह उन्हें भावनाओं का अतिरंजित प्रदर्शन न करने और प्रकृति के दर्पण के सिद्धांत का पालन करने की सलाह देता है, अर्थात अभिनय यथार्थवादी और जीवन के अनुरूप होना चाहिए। वह उन क्लाउन्स की भी आलोचना करता है जो अपनी भूमिका से परे जाकर अनावश्यक हंसी मजाक करते हैं और दर्शकों का ध्यान भटकाते हैं। हैमलेट की यह सलाह शेक्सपियर के अपने नाटकीय सिद्धांतों और उस समय के अभिनय की प्रचलित शैलियों पर एक टिप्पणी भी हो सकती है। अभिनेताओं के जाने के बाद हैमलेट होरेशियो को बुलाता है। वह होरेशियो की प्रशंसा करता है, उसे एक ऐसा व्यक्ति बताता है जो भाग्य के उतार चढ़ाव में भी संतुलित और स्थिर रहता है, जो भावनाओं का दास नहीं है। हैमलेट होरेशियो को अपने सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र के रूप में देखता है। हैमलेट होरेशियो को अपने पिता की हत्या के बारे में प्रेत द्वारा बताई गई बातों और आज रात के नाटक के माध्यम से क्लॉडियस के अपराध को पकड़ने की अपनी योजना के बारे में बताता है। वह होरेशियो से अनुरोध करता है कि जब नाटक में हत्या का दृश्य प्रस्तुत किया जाए तो वह क्लॉडियस के चेहरे के भावों और उसकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखे। यदि क्लॉडियस का अपराध इस परीक्षा में उजागर नहीं होता तो वे मान लेंगे कि प्रेत एक शैतान था और उनके सभी संदेह निराधार थे। होरेशियो इस कार्य में हैमलेट का साथ देने का वचन देता है। राजा क्लॉडियस, रानी गर्ट्रूड, पोलोनियस, ओफेलिया, रोजेनक्रांट्स, गिल्डनस्टर्न और अन्य दरबारी नाटक देखने के लिए आते हैं। हैमलेट जानबूझकर अजीब और व्यंग्यात्मक व्यवहार करता है। वह क्लॉडियस के साथ कटाक्षपूर्ण बातें करता है और ओफेलिया के पास बैठकर उसके साथ अश्लील और द्व्यर्थी संवाद करता है, जिससे ओफेलिया असहज महसूस करती है। पहले एक संक्षिप्त मूक अभिनय प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नाटक की पूरी कहानी संकेतों में दिखा दी जाती है। एक राजा और रानी प्रेमपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। राजा बगीचे में सो जाता है। एक अन्य व्यक्ति राजा के कान में विष डालता है और उसका ताज ले लेता है। हत्यारा रानी को बहला फुसलाकर उससे विवाह कर लेता है। क्लॉडियस इस मूक अभिनय को देखकर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे हैमलेट कुछ चिंतित होता है। फिर मुख्य नाटक, जिसका शीर्षक गोंजागो की हत्या है, जिसे हैमलेट व्यंग्य से चूहेदानी कहता है, शुरू होता है। नाटक का कथानक प्रेत द्वारा बताई गई राजा हैमलेट की हत्या की कहानी से काफी मिलता जुलता है। नाटक में ड्यूक गोंजागो और उसकी पत्नी बप्तिस्ता एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा का प्रदर्शन करते हैं। नाटक की रानी कहती है कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद कभी दूसरा विवाह नहीं करेगी। हैमलेट गर्ट्रूड से पूछता है कि उसे यह नाटक कैसा लग रहा है। गर्ट्रूड उत्तर देती है, मुझे लगता है कि यह स्त्री कुछ ज्यादा ही प्रतिज्ञाएं कर रही है, जो शायद उसके अपने व्यवहार पर एक अवचेतन टिप्पणी है। जैसे ही नाटक में वह दृश्य आता है जहां खलनायक लुसियानस सोते हुए राजा गोंजागो के कानों में विष डालता है, क्लॉडियस अत्यंत उत्तेजित और परेशान हो जाता है। वह अचानक खड़ा हो जाता है, रोशनी रोशनी चिल्लाता है और तेजी से हॉल से बाहर निकल जाता है। सभी दरबारी उसके पीछे पीछे घबराहट में चले जाते हैं। हैमलेट और होरेशियो अकेले रह जाते हैं। हैमलेट अपनी योजना की सफलता पर विजयी और उत्साहित है। क्लॉडियस की प्रतिक्रिया ने उसके अपराध को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है। होरेशियो भी सहमत है कि राजा का व्यवहार अत्यंत संदिग्ध था। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न लौटते हैं और हैमलेट को बताते हैं कि राजा बहुत क्रोधित और परेशान है और रानी गर्ट्रूड उससे तुरंत अपने कक्ष में मिलना चाहती है। हैमलेट उनके साथ भी व्यंग्यात्मक और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है।
वह गिल्डनस्टर्न को एक रिकॉर्डर, बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र बजाने के लिए कहता है। जब गिल्डनस्टर्न कहता है कि उसे यह बजाना नहीं आता, तो हैमलेट उसे धिक्कारता है कि जब वह एक साधारण वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता, तो वह हैमलेट जैसे जटिल व्यक्ति के रहस्यों को कैसे जान सकता है। पोलोनियस भी आता है और रानी का संदेश दोहराता है। हैमलेट अंततः अपनी मां से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। अकेले में हैमलेट अपने मन में प्रतिशोध की भावना को और तीव्र करता है। वह क्रूर और निर्मम होने का संकल्प लेता है, लेकिन वह अपनी मां के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। वह उसके साथ कठोरता से बात करेगा, लेकिन उसे शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगा, जैसा कि प्रेत ने निर्देश दिया था। यह दृश्य नाटक का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चूहेदानी नाटक के माध्यम से क्लॉडियस का अपराध उजागर हो जाता है, जिससे हैमलेट के संदेह दूर हो जाते हैं और उसके प्रतिशोध की भावना को और बल मिलता है। क्लॉडियस भी अब जान गया है कि हैमलेट उसके रहस्य को जानता है, जिससे उन दोनों के बीच खुला संघर्ष अवश्यंभावी हो जाता है। क्लॉडियस रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ प्रवेश करता है। क्लॉडियस अत्यंत भयभीत और चिंतित है। वह कहता है कि हैमलेट का पागलपन अब खतरनाक हो गया है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए हैमलेट को तुरंत इंग्लैंड भेजना आवश्यक है। वह रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न को आदेश देता है कि वे हैमलेट के साथ इंग्लैंड जाने की तैयारी करें। वे चापलूसी भरे शब्दों में राजा की आज्ञा का पालन करने का वचन देते हैं और चले जाते हैं। पोलोनियस प्रवेश करता है और बताता है कि हैमलेट रानी के कक्ष की ओर जा रहा है और वह पोलोनियस रानी के कक्ष में पर्दे के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनेगा। उसके जाने के बाद क्लॉडियस मंच पर अकेला रह जाता है और अपराध बोध से ग्रस्त होकर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने का प्रयास करता है। वह अपने अपराध की भयावहता को स्वीकार करता है। वह अपने पाप के लिए क्षमा चाहता है, लेकिन उसे संदेह है कि क्या उसे क्षमा मिल सकती है, क्योंकि वह अभी भी उन चीजों का आनंद ले रहा है जिनके लिए उसने यह अपराध किया था। उसका ताज, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी रानी। वह जानता है कि सांसारिक न्याय को रिश्वत या छल से धोखा दिया जा सकता है, लेकिन स्वर्ग का न्याय निष्पक्ष होता है। वह प्रार्थना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द ऊपर नहीं उठते। उसका हृदय कठोर है और उसका अपराध बोध उसके पश्चाताप पर हावी है। इसी समय हैमलेट चुपके से प्रवेश करता है और क्लॉडियस को प्रार्थना करते हुए देखता है। उसके लिए यह क्लॉडियस को मारने का एक आदर्श अवसर है। वह अकेला है, निहत्था है और अनभिज्ञ है। हैमलेट अपनी तलवार निकालता है, लेकिन फिर वह रुक जाता है। वह सोचता है कि यदि वह क्लॉडियस को प्रार्थना करते समय मारता है, जब उसकी आत्मा शुद्ध हो रही है, तो क्लॉडियस सीधे स्वर्ग चला जाएगा। यह उसके पिता के साथ हुए अन्याय का बदला नहीं होगा, क्योंकि उसके पिता को बिना प्रायश्चित के पापों के बोझ के साथ मार दिया गया था और वह अभी भी परलोक में कष्ट भोग रहा है। हैमलेट चाहता है कि क्लॉडियस को नरक मिले, न कि स्वर्ग। इसलिए वह निर्णय लेता है कि वह क्लॉडियस को तब मारेगा जब वह किसी पाप कर्म में लिप्त हो, जैसे शराब पीते समय, क्रोध में या व्यभिचार करते समय, ताकि उसकी आत्मा भी उसी प्रकार अपवित्र अवस्था में परलोक सिधारे। यह सोचकर वह अपनी तलवार म्यान में डाल लेता है और चला जाता है। क्लॉडियस खड़ा होता है और कहता है कि उसकी प्रार्थना निष्फल रही। यह दृश्य विडंबनापूर्ण है। हैमलेट क्लॉडियस को मारने का एक सुनहरा अवसर गंवा देता है, क्योंकि वह एक पूर्ण बदला चाहता है, जो न केवल शारीरिक मृत्यु दे, बल्कि आत्मिक दंड भी सुनिश्चित करे। उसकी यह अत्यधिक चिंतनशील और विलंबकारी प्रवृत्ति एक बार फिर उसके कार्य में बाधा डालती है। विडंबना यह भी है कि क्लॉडियस वास्तव में पश्चाताप नहीं कर पा रहा था। इसलिए यदि हैमलेट उसे मार देता, तो शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, जैसा हैमलेट सोच रहा था। हैमलेट की यह चूक कहानी के दुखद अंत में योगदान करती है। रानी गर्ट्रूड अपने कक्ष में है और पोलोनियस उसके साथ है। पोलोनियस गर्ट्रूड को सलाह देता है
कि वह हैमलेट के साथ सख्ती से पेश आए और उसे उसके व्यवहार के लिए डांटे। वह पर्दे के पीछे छिप जाता है ताकि उनकी बातचीत सुन सके। हैमलेट प्रवेश करता है। उसका व्यवहार आक्रामक और उत्तेजित है। gertrude उससे कहती है कि उसने उसके पिता क्लॉडियस को बहुत नाराज किया है। हैमलेट पलटकर जवाब देता है कि gertrude ने उसके पिता दिवंगत राजा हैमलेट को बहुत नाराज किया है। gertrude हैमलेट की बातों में छिपे व्यंग्य और अपमान से क्रोधित हो जाती है। बातचीत तेजी से बिगड़ती है। हैमलेट gertrude को पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक वह उसे उसके अंतर मन का दर्पण न दिखा दे, ताकि वह अपने अपराधों को देख सके। gertrude भयभीत हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। पर्दे के पीछे छिपा क्लॉडियस भी मदद के लिए पुकारता है। हैमलेट यह सोचकर कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छिपा है, चिल्लाता है, क्या एक चूहा? और अपनी तलवार पर्दे में घोंप देता है। पोलोनियस कराहता हुआ गिर पड़ता है और मर जाता है। gertrude इस घटना से स्तब्ध है और हैमलेट के इस खूनी कृत्य की निंदा करती है। हैमलेट पूछता है कि क्या यह राजा था? जब वह पर्दा हटाकर देखता है और पोलोनियस का शव पाता है तो उसे कुछ निराशा होती है, लेकिन वह कहता है कि पोलोनियस अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वह दूसरों के मामलों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। हैमलेट फिर अपनी मां की ओर मुड़ता है और उसके व्यवहार तथा क्लॉडियस के साथ उसके विवाह की कटु आलोचना करता है। वह दिवंगत राजा हैमलेट और क्लॉडियस की तस्वीरों की तुलना करता है, या शायद केवल मौखिक तुलना करता है। एक देवता के समान सुंदर और गुणी, और दूसरा एक फफूंदी लगा हुआ कान जो अपने स्वस्थ भाई को नष्ट कर रहा है। वह gertrude से पूछता है कि वह कैसे इतने महान पति को छोड़कर इतने नीच व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती है। वह उसके विवेक, उसकी आंखों और उसकी निर्णय क्षमता पर प्रश्न उठाता है। वह उसके इस कृत्य को वासना और अंधापन का परिणाम बताता है। gertrude हैमलेट की बातों से अत्यंत व्यथित और शर्मिंदा होती है। वह कहती है कि हैमलेट ने उसकी आंखों को उसके अंतर्मन की गहराइयों में झांकने पर विवश कर दिया है, जहां उसे केवल काले और घिनौने धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसी समय दिवंगत राजा हैमलेट का प्रेत पुनः प्रकट होता है, लेकिन इस बार केवल हैमलेट ही उसे देख और सुन सकता है। gertrude को प्रेत दिखाई नहीं देता। प्रेत हैमलेट को बताता है कि वह उसके लगभग कुंद हो चुके उद्देश्य को तेज करने आया है, अर्थात उसे अपने प्रतिशोध के संकल्प को याद दिलाने आया है। वह हैमलेट से अपनी मां के प्रति नरम रुख अपनाने का भी आग्रह करता है, जो अपने बेटे के अजीब व्यवहार और प्रेत के साथ उसकी बातचीत, जिसे वह नहीं देख पा रही, को देखकर भयभीत है। हैमलेट प्रेत से बात करता है, जिससे gertrude को विश्वास हो जाता है कि हैमलेट वास्तव में पागल हो गया है। क्योंकि वह हवा से बातें कर रहा है, प्रेत गायब हो जाता है। हैमलेट अपनी मां को समझाने का प्रयास करता है कि वह पागल नहीं है, बल्कि उसका दुख और क्रोध वास्तविक है। वह उससे अनुरोध करता है कि वह अपने पापों का पश्चाताप करे, क्लॉडियस के बिस्तर से दूर रहे और सद्गुणी जीवन जीने का प्रयास करे, भले ही यह मुश्किल हो। वह उसे यह भी बताता है कि उसे इंग्लैंड भेजा जा रहा है और उसके साथ रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न भी जा रहे हैं, जिन पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह उन्हें दो विषैले सांप, एडर्स फैंग्ड, कहता है। उसे संदेह है कि क्लॉडियस ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है, लेकिन वह कहता है कि वह अपने शत्रुओं को उन्हीं के जाल में फंसाएगा। अंत में वह अपनी मां से पोलोनियस के शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए कहता है, या शायद स्वयं ही उसे घसीटकर ले जाने की बात करता है। वह पोलोनियस की मृत्यु पर कुछ अफसोस व्यक्त करता है, लेकिन इसे नियति का खेल मानता है। वह अपनी मां को शुभ रात्रि कहता है और उसे क्लॉडियस को यह न बताने का आग्रह करता है कि उसका पागलपन केवल दिखावा है। यह दृश्य अत्यंत नाटकीय और हिंसक है। पोलोनियस की आकस्मिक मृत्यु कहानी को एक नया मोड़ देती है और हैमलेट के लिए गंभीर परिणाम लाती है।
हैमलेट और गर्ट्रूड के बीच का टकराव उनके जटिल रिश्ते और गर्ट्रूड के अपराध बोध को उजागर करता है। प्रेत की पुनः उपस्थिति हैमलेट के प्रतिशोध के मिशन को सुदृढ़ करती है और गर्ट्रूड के मन में हैमलेट के पागलपन को और पुख्ता करती है। यह दृश्य रानी गर्ट्रूड द्वारा राजा क्लॉडियस को पोलोनियस की हत्या की सूचना देने के साथ शुरू होता है। गर्ट्रूड हैमलेट के पागलपन और उसके द्वारा किए गए हिंसक कृत्य का वर्णन करती है। वह यह भी बताती है कि हैमलेट पोलोनियस के शव को कहीं घसीट कर ले गया है। क्लॉडियस इस घटना से स्तब्ध और चिंतित है, लेकिन उसकी मुख्य चिंता अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा को लेकर है। वह महसूस करता है कि यदि यह बात फैल गई कि उसने हैमलेट के इस पागलपन को अनदेखा किया, तो लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे। क्लॉडियस तुरंत निर्णय लेता है कि हैमलेट को सूर्योदय से पहले इंग्लैंड भेज दिया जाना चाहिए। वह रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि वे हैमलेट को ढूंढें, पोलोनियस के शव का पता लगाएं और हैमलेट को उसके पास लाएं। क्लॉडियस अपनी पत्नी को आश्वस्त करता है कि वह इस स्थिति को कूटनीतिक रूप से संभालेगा और अपनी परिषद के सदस्यों को बुलाकर उन्हें बताएगा कि क्या हुआ है और उसने क्या कदम उठाए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या निंदा से बचा जा सके। यह दृश्य क्लॉडियस के धूर्त और आत्मकेंद्रित स्वभाव को और उजागर करता है। वह पोलोनियस की मृत्यु पर वास्तविक शोक व्यक्त करने के बजाय अपनी छवि और सत्ता को बचाने में अधिक व्यस्त है। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट को ढूंढ लेते हैं। हैमलेट अभी भी अपने विक्षिप्त व्यवहार को जारी रखता है। जब वे उससे पूछते हैं कि उसने पोलोनियस के शव के साथ क्या किया है, तो वह उन्हें सीधे जवाब नहीं देता और पहेलियों में बात करता है। वह रोजेनक्रांट्स को स्पॉन्ज कहता है, जो राजा के एहसानों और पुरस्कारों को सोखता रहता है, और जब राजा को उसकी आवश्यकता होती है तो वह उसे निचोड़कर सब कुछ वापस ले लेता है। हैमलेट उनके साथ राजा के पास जाने से इनकार करता है, लेकिन फिर कहता है कि वे उसे राजा के पास ले जाएं। उसका व्यवहार अभी भी रहस्यमय और अप्रत्याशित है, जिससे उसके तथाकथित मित्र भ्रमित और निराश हो जाते हैं। वह पोलोनियस के शव को छिपाने की बात करता है जैसे कि यह कोई खेल हो। क्लॉडियस अपने कुछ सलाहकारों के साथ हैमलेट के अपराध और उसे दंडित करने की कठिनाइयों पर चर्चा कर रहा है। वह कहता है कि हैमलेट जनता के बीच लोकप्रिय है, इसलिए उसे खुलेआम दंडित नहीं किया जा सकता, अन्यथा विद्रोह हो सकता है। इसलिए उसे इंग्लैंड भेजने का निर्णय सबसे उपयुक्त लगता है, जिसे एक सुनियोजित और आवश्यक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न हैमलेट को लेकर आते हैं। क्लॉडियस हैमलेट से पूछता है कि पोलोनियस कहाँ है। हैमलेट व्यंग्यात्मक और भयावह उत्तर देता है। वह कहता है कि पोलोनियस भोजन पर है, यानी कीड़े उसे खा रहे हैं। वह क्लॉडियस को बताता है कि यदि वह पोलोनियस को ढूंढना चाहता है तो उसे स्वर्ग में देखना चाहिए, या यदि उसका दूत उसे वहां न पाए तो उसे स्वयं नरक में जाकर देखना चाहिए। अंततः वह बताता है कि शव महल की सीढ़ियों के पास गैलरी में है। क्लॉडियस हैमलेट को बताता है कि उसकी सुरक्षा के लिए और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उसे तुरंत इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। हैमलेट आश्चर्यजनक रूप से आसानी से सहमत हो जाता है, जैसे कि वह पहले से ही यह जानता हो या इसकी उम्मीद कर रहा हो। वह क्लॉडियस को प्रिय मां कहकर विदाई देता है, यह कहकर कि पिता और मां एक ही शरीर हैं, इसलिए तुम मेरी मां हो, जो क्लॉडियस को और भी अपमानित करता है। हैमलेट के जाने के बाद क्लॉडियस रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न को शीघ्रता से उसका पीछा करने और उसे जहाज पर चढ़ाने का आदेश देता है। जब वे चले जाते हैं तो क्लॉडियस अकेला रह जाता है और अपने असली इरादों को प्रकट करता है। उसने इंग्लैंड के राजा को गुप्त पत्र भेजे हैं, जिसमें हैमलेट की तत्काल मृत्यु का आदेश दिया गया है। वह हैमलेट को एक बीमारी के रूप में देखता है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है ताकि उसे शांति मिल सके। डेनमार्क के एक मैदान के पास नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रस अपनी सेना के साथ पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए गुजर रहा है।
वह अपने एक कप्तान को डेनमार्क के राजा क्लॉडियस के पास भेजता है ताकि उसे डेनमार्क की भूमि से होकर गुजरने की अनुमति मिल सके, जैसा कि पहले तय हुआ था। हैमलेट रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड जाने के लिए अपने जहाज की ओर बढ़ रहा है और उसकी मुलाकात फोर्टिनब्रस के कप्तान से होती है। हैमलेट कप्तान से पूछता है कि यह सेना कहां जा रही है और वे किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। कप्तान बताता है कि वे पोलैंड के एक छोटे और महत्वहीन भूखंड के लिए लड़ने जा रहे हैं, जिसकी कोई वास्तविक कीमत नहीं है सिवाय नाम के। यह सुनकर हैमलेट अपने चौथे प्रसिद्ध स्वागत भाषण में डूब जाता है। वह स्वयं को धिक्कारता है कि फोर्टिनब्रस जैसे युवा राजकुमार, जो केवल सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए इतने बड़े जोखिम उठाने और हजारों सैनिकों की जान खतरे में डालने को तैयार है, जबकि वह हैमलेट, जिसके पास अपने पिता की हत्या का बदला लेने का इतना ठोस और व्यक्तिगत कारण है, फिर भी निष्क्रिय और विलंब कर रहा है। वह मनुष्य के अस्तित्व के उद्देश्य पर विचार करता है। क्या मनुष्य केवल खाने और सोने के लिए बना है, या उसके पास तर्क और ईश्वरीय क्षमताएं हैं जिनका उपयोग उसे करना चाहिए? वह देखता है कि कैसे 20,000 सैनिक एक ऐसे भूखंड के लिए मरने जा रहे हैं जो उनके दफनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा, केवल एक काल्पनिक और व्यर्थ प्रसिद्धि के लिए। यह उसे अपनी निष्क्रियता पर और भी शर्मिंदा करता है। वह संकल्प लेता है कि अब से उसके विचार खूनी होंगे या कुछ भी नहीं। यह भाषण उसके प्रतिशोध के संकल्प को और दृढ़ करता है, यद्यपि वह अभी भी कार्रवाई करने से दूर है और इंग्लैंड की ओर बढ़ रहा है। यह दृश्य रानी गरट्रूड, होरेशियो और एक सज्जन के साथ शुरू होता है। वे ओफेलिया के बारे में चिंतित हैं, जो अपने पिता पोलोनियस की मृत्यु के बाद गहरे दुख और सदमे के कारण पागल हो गई है। वह निरर्थक बातें करती है, गीत गाती है और उसका व्यवहार अत्यंत विचित्र है। गरट्रूड प्रारंभ में उससे मिलने से हिचकिचाती है, लेकिन होरेशियो की सलाह पर कि ओफेलिया का यह व्यवहार दरबार में खतरनाक अफवाहों को जन्म दे सकता है, वह सहमत हो जाती है। ओफेलिया अस्त व्यस्त हालत में प्रवेश करती है। उसके हाथ में फूल या जंगली जड़ी बूटियां हैं। वह विभिन्न प्रकार के लोकगीत गाती है, जिनके विषय प्रेम, मृत्यु, विश्वासघात और शोक से संबंधित हैं। उसके गीतों में उसके पिता की मृत्यु और शायद हैमलेट द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार किए जाने का दर्द झलकता है। वह रानी गरट्रूड और राजा क्लॉडियस, जो बाद में प्रवेश करता है, को काल्पनिक फूल देती है, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतीकात्मक अर्थ है, जैसे रोजमेरी स्मरण के लिए, पेंसी विचारों के लिए, फेनल चापलूसी के लिए, कोलंबाइन कृतज्ञता के लिए, रू पश्चाताप के लिए और डेजी तथा वायलेट, जो उसके पिता की मृत्यु के साथ मुरझा गए। उसका यह व्यवहार अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक है। क्लॉडियस ओफेलिया की इस दशा पर दुख व्यक्त करता है और इसे पोलोनियस की मृत्यु का परिणाम बताता है। इसी समय एक शोरगुल सुनाई देता है। एक संदेशवाहक आकर बताता है कि लर्टेस, पोलोनियस का पुत्र, फ्रांस से लौट आया है और अपने समर्थकों की भीड़ के साथ महल में घुस आया है। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रोधित है और क्लॉडियस को दोषी ठहरा रहा है। लर्टेस क्रोधित और उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करता है और क्लॉडियस से अपने पिता के बारे में पूछता है। क्लॉडियस शांति से उसे समझाने का प्रयास करता है कि वह पोलोनियस की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है। रानी गरट्रूड भी लर्टेस को शांत करने की कोशिश करती है। तभी ओफेलिया पुनः प्रवेश करती है, अपने गीतों और विचित्र व्यवहार के साथ। लर्टेस अपनी बहन को इस दयनीय अवस्था में देखकर और भी दुखी और क्रोधित हो जाता है। ओफेलिया के मार्मिक गीत और उसकी टूटी हुई मानसिक स्थिति लर्टेस के प्रतिशोध की भावना को और भड़का देती है। ओफेलिया के जाने के बाद क्लॉडियस लर्टेस को आश्वासन देता है कि वह पोलोनियस की मृत्यु के लिए निर्दोष है और वह लर्टेस को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेगा। वह लर्टेस को अपने सबसे बुद्धिमान मित्रों को बुलाने और पूरी घटना की जांच करवाने का प्रस्ताव देता है। यदि जांच में वह दोषी पाया जाता है तो वह अपना राज्य, ताज और जीवन सब कुछ लर्टेस को सौंप देगा।
लेकिन यदि नहीं, तो लेटेस को उसके साथ मिलकर दोषियों को दंडित करने में मदद करनी होगी। लर्टेस इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है। यह दृश्य ओफेलिया की त्रासदी को दर्शाता है और लर्टेस के चरित्र को हैमलेट के प्रतिपक्षी के रूप में स्थापित करता है। दोनों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। हैमलेट विलंब और चिंतन में डूबा रहता है, जबकि लर्टेस तुरंत और आवेगपूर्ण कार्रवाई चाहता है। होरेशियो को नाविकों द्वारा एक पत्र मिलता है जो हैमलेट ने भेजा है। पत्र में हैमलेट बताता है कि इंग्लैंड जाते समय उसके जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। लड़ाई के दौरान वह डाकुओं के जहाज पर चढ़ गया और बंदी बना लिया गया। डाकू उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए कोई उपकार करेगा। उसने रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न को इंग्लैंड की ओर अपनी यात्रा जारी रखने दी है। हैमलेट होरेशियो से अनुरोध करता है कि वह इन नाविकों को राजा तक पहुंचाए और फिर तुरंत उसके पास आ जाए, क्योंकि उसके पास होरेशियो को बताने के लिए बहुत कुछ है। यह एक अप्रत्याशित मोड़ है। हैमलेट डेनमार्क लौट रहा है, जो क्लॉडियस की योजनाओं को विफल कर देगा और कहानी को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाएगा। क्लॉडियस लर्टेस को यह समझाने में सफल हो गया है कि पोलोनियस की मृत्यु के लिए हैमलेट जिम्मेदार है और क्लॉडियस स्वयं भी हैमलेट के कारण खतरे में है। वह लर्टेस को यह भी बताता है कि उसने हैमलेट को क्यों तुरंत दंडित नहीं किया। पहला कारण रानी गर्ट्रूड का हैमलेट के प्रति अत्यधिक स्नेह है और दूसरा कारण जनता के बीच हैमलेट की लोकप्रियता है। तभी एक संदेशवाहक हैमलेट के पत्र लेकर आता है। एक पत्र राजा के लिए है, जिसमें हैमलेट लिखता है कि वह नग्न डेनमार्क लौट आया है और अगले दिन राजा से मिलने की अनुमति चाहता है ताकि अपनी अप्रत्याशित वापसी का कारण बता सके। क्लॉडियस यह सुनकर हैरान और चिंतित है, लेकिन उसके धूर्त दिमाग में एक नई योजना आकार लेने लगती है। वह लर्टेस के प्रतिशोध की भावना का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह लर्टेस से पूछता है कि वह अपने पिता का बदला लेने के लिए कहां तक जा सकता है। लर्टेस घोषणा करता है कि वह चर्च में भी हैमलेट का गला काटने से नहीं हिचकिचाएगा। क्लॉडियस तब एक योजना प्रस्तावित करता है। वे हैमलेट और लर्टेस के बीच एक तलवारबाजी का मुकाबला आयोजित करवाएंगे। लर्टेस अपनी तलवारबाजी की निपुणता के लिए प्रसिद्ध है। योजना यह है कि लर्टेस एक बिना नोक वाली तलवार के बजाय एक तेज धार वाली और बिना ढकी तलवार का उपयोग करेगा और उस पर एक घातक विष लगा देगा, ताकि एक मामूली खरोंच भी हैमलेट की मृत्यु सुनिश्चित कर सके। यदि यह योजना विफल हो जाती है, तो क्लॉडियस के पास एक और तरीका है। वह मुकाबले के दौरान हैमलेट को पीने के लिए एक विषैला पेय पेश करेगा, ताकि यदि हैमलेट प्यासा हो या जीत का जश्न मना रहा हो, तो वह उसे पीकर मर जाए। लर्टेस इस कुटिल योजना से सहमत हो जाता है। उसकी प्रतिशोध की भावना उसे किसी भी नैतिक विचार से अंधा कर देती है। इसी समय रानी गर्ट्रूड अत्यंत दुखद समाचार लेकर प्रवेश करती है। ओफेलिया डूब गई है। वह बताती है कि कैसे ओफेलिया एक विलो पेड़ की टहनियों पर फूल टांगने की कोशिश कर रही थी, जब एक टहनी टूट गई और वह नीचे बहती हुई नदी में गिर गई। उसके वस्त्र पानी में फैल गए और उसे कुछ समय तक सतह पर बनाए रखा और वह पुराने गीत गाती रही, जैसे उसे अपने खतरे का कोई आभास ही न हो। अंततः उसके वस्त्र पानी से भारी हो गए और उसे नीचे खींच ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लर्टेस अपनी बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर और भी टूट जाता है और दुख तथा क्रोध में वहां से चला जाता है। क्लॉडियस और गर्ट्रूड उसके पीछे जाते हैं। क्लॉडियस को डर है कि यह समाचार लर्टेस के क्रोध को और भड़का सकता है और उसकी योजनाओं को बाधित कर सकता है। ओफेलिया की मृत्यु शेक्सपियर की सबसे मार्मिक और काव्यात्मक त्रासदियों में से एक है। यह दृश्य न केवल उसकी दुखद कहानी का अंत करता है, बल्कि लर्टेस के प्रतिशोध की आग में घी डालने का भी काम करता है और नाटक के अंतिम विनाशकारी चरमोत्कर्ष के लिए मंच तैयार करता है।
यह दृश्य एक कब्रिस्तान में दो कब्र खोदने वालों के साथ शुरू होता है, जो ओफेलिया के लिए कब्र खोद रहे हैं। उनका संवाद शेक्सपियर के नाटकों में अक्सर पाए जाने वाले कॉमिक रिलीफ का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो गंभीर और दुखद घटनाओं के बीच दर्शकों को कुछ हल्कापन प्रदान करता है। वे ओफेलिया की मृत्यु की परिस्थितियों पर बहस करते हैं। क्या उसकी मृत्यु आकस्मिक थी या आत्महत्या? यदि यह आत्महत्या थी, तो उसे ईसाई रीति से दफनाने की अनुमति क्यों दी जा रही है? वे तर्क वितर्क करते हैं, पहेलियां बुझाते हैं और जीवन तथा मृत्यु पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं। उनका यह व्यावहारिक और कुछ हद तक असंवेदनशील दृष्टिकोण मृत्यु की भयावहता को एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। हैमलेट और होरेशियो वहां आते हैं। हैमलेट कब्र खोदने वाले के गीत गाने और इतनी गंभीरता से कब्र खोदने के तरीके पर आश्चर्य करता है। वह मृत्यु की समानता और मानव जीवन की नश्वरता पर विचार करता है। कब्र खोदने वाला विभिन्न खोपड़ियां बाहर निकालता है और हैमलेट अनुमान लगाता है कि ये खोपड़ियां किसकी हो सकती हैं। एक दरबारी, एक वकील, एक जमींदार। वह सोचता है कि कैसे मृत्यु सभी को समान स्तर पर ले आती है, चाहे वे जीवन में कितने भी महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों न रहे हों। कब्र खोदने वाला एक खोपड़ी निकालता है और बताता है कि यह यूरिक की खोपड़ी है, जो दिवंगत राजा हैमलेट का विदूषक था। हैमलेट यह सुनकर स्तब्ध और भावुक हो जाता है। उसे यूरिक याद है, जिसने उसे बचपन में अपनी पीठ पर घुमाया था, जो असीम मजाक और शानदार भाषणों वाला व्यक्ति था। अब उसकी वह हंसी, उसके वे गीत, उसकी वह चमक कहाँ है? उसके होंठ, जिन्हें हैमलेट ने न जाने कितनी बार चूमा होगा, अब कहाँ है? यह दृश्य हैमलेट को मानव जीवन की क्षणभंगुरता, शारीरिक सौंदर्य के क्षय और मृत्यु की अंतिम वास्तविकता का गहरा अनुभव कराता है। वह सोचता है कि महान सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे महान व्यक्ति भी मृत्यु के बाद धूल में मिल गए होंगे और उनके अवशेषों का उपयोग शायद बियर के पीपों के छेद बंद करने के लिए किया जा रहा होगा। तभी ओफेलिया का अंतिम संस्कार का जुलूस आता है, जिसमें लर्टेस, राजा क्लॉडियस, रानी गर्ट्रूड और अन्य दरबारी शामिल हैं। हैमलेट और होरेशियो छिप जाते हैं। पुजारी बताता है कि ओफेलिया की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, इसलिए उसे पूरी ईसाई रीति से नहीं दफनाया जा सकता, केवल कुछ साधारण रस्में ही की जाएंगी। लर्टेस इस पर क्रोधित होता है। जब ओफेलिया के शव को कब्र में उतारा जाता है, तो रानी गर्ट्रूड उस पर फूल चढ़ाती है और दुख व्यक्त करती है कि वह ओफेलिया को हैमलेट की पत्नी के रूप में देखना चाहती थी। लर्टेस अपनी बहन के दुख में व्याकुल होकर कब्र में कूद जाता है और ओफेलिया के शव को अंतिम बार गले लगाने की इच्छा व्यक्त करता है। हैमलेट यह देखकर और लर्टेस के अतिरंजित दुख प्रदर्शन से क्रोधित होकर अपने छिपने के स्थान से बाहर आता है और घोषणा करता है, ये मैं हूं, हैमलेट द डेन। वह भी कब्र में कूद जाता है और लर्टेस के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। हैमलेट दावा करता है कि वह ओफेलिया से लर्टेस से कहीं अधिक प्रेम करता था। दरबारियों द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। क्लॉडियस लर्टेस को शांत रहने और उनकी योजना को याद रखने का संकेत देता है। हैमलेट क्रोध और भ्रम में वहां से चला जाता है। क्लॉडियस होरेशियो से हैमलेट पर नजर रखने के लिए कहता है और गर्ट्रूड को आश्वासन देता है कि इस घटना की निगरानी की जाएगी। दृश्य की शुरुआत में हैमलेट होरेशियो को बताता है कि इंग्लैंड जाते समय उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपने साथ भेजे गए शाही पत्र पर संदेह हुआ था और एक रात उसने चुपके से रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न के सोते समय उस पत्र को चुरा लिया। पत्र में इंग्लैंड के राजा को हैमलेट की तत्काल हत्या का आदेश दिया गया था। हैमलेट ने उस पत्र को बदलकर एक नया पत्र लिख दिया, जिसमें उसने अपने पिता के शाही मुहर का उपयोग करके, जो उसके पास संयोग से था, यह आदेश दिया कि पत्र लाने वाले दोनों व्यक्तियों, रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न, को तुरंत मार दिया जाए। अगले दिन समुद्री डाकुओं का हमला हुआ और वह बच निकला, जबकि रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न
अपनी मृत्यु की ओर बढ़ गए। हैमलेट को उनके भाग्य पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस षड्यंत्र में भागीदार थे। होरेशियो ये सुनकर स्तब्ध है कि क्लॉडियस इतना नीच हो सकता है। हैमलेट अब पूरी तरह आश्वस्त है कि क्लॉडियस को मारना न्यायसंगत है, क्योंकि उसने उसके पिता की हत्या की, उसकी मां को भ्रष्ट किया और उसे सिंहासन से वंचित किया, और अब उसकी भी जान लेने की कोशिश की। तभी एक युवा, आडंबरपूर्ण और वाचाल दरबारी औसरिक प्रवेश करता है। वह राजा क्लॉडियस की ओर से हैमलेट के लिए एक संदेश लेकर आया है। औसरिक अपनी बनावटी और अत्यधिक अलंकृत भाषा में बताता है कि राजा ने हैमलेट और लर्टेस के बीच एक तलवारबाजी के मुकाबले पर एक बड़ी शर्त लगाई है। लर्टेस को बेहतर तलवारबाज माना जाता है, इसलिए राजा ने शर्त लगाई है कि 12 मुकाबलों में लर्टेस हैमलेट से 3 हिट से अधिक नहीं जीत पाएगा। हैमलेट औसरिक के आडंबरपूर्ण व्यवहार का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंततः चुनौती स्वीकार कर लेता है। औसरिक के जाने के बाद एक अन्य लॉर्ड आता है और पूछता है कि क्या हैमलेट मुकाबले के लिए तैयार है, क्योंकि राजा और रानी जल्द ही आने वाले हैं। होरेशियो हैमलेट से कहता है कि यदि उसके मन में कोई संदेह या आशंका है तो वह मुकाबला न करे। हैमलेट स्वीकार करता है कि उसके मन में कुछ अशुभ भावनाएं हैं, लेकिन वह उन्हें महत्व नहीं देता। वह कहता है कि मृत्यु तो आनी ही है, चाहे वह अभी आए या बाद में। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति हर समय तैयार रहे। यह उसके चरित्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। वह अब भाग्यवादी हो गया है और परिणामों की चिंता किए बिना कार्रवाई करने को तैयार है। राजा क्लॉडियस, रानी ग्रटरूड, लर्टेस, औसरिक और अन्य दरबारी मुकाबले के लिए आते हैं। हैमलेट लर्टेस से औपचारिक रूप से क्षमा मांगता है, यह कहते हुए कि उसने जो कुछ भी गलत किया वह उसके पागलपन के कारण था, न कि उसकी वास्तविक इच्छा के कारण। लर्टेस ऊपरी तौर पर उसकी क्षमा को स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि उसके सम्मान की खातिर वह तब तक पूरी तरह से मेल मिलाप नहीं कर सकता जब तक कि कोई वरिष्ठ और सम्मानित मध्यस्थ उसे ऐसा करने की सलाह न दे। हालांकि वह हैमलेट के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करता है। मुकाबला शुरू होता है। हैमलेट पहले 2 राउंड में लर्टेस पर सफल वार करता है। क्लॉडियस हैमलेट की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करता है और एक प्याले में शराब डालने का आदेश देता है, जिसमें उसने विष मिलाया हुआ है। वह कहता है कि यदि हैमलेट अगला वार भी जीतता है तो वह उस प्याले से उसके स्वास्थ्य की कामना करेगा। वह प्याला हैमलेट को प्रस्तुत करता है, लेकिन हैमलेट कहता है कि वह थोड़ी देर बाद पिएगा। तीसरे राउंड के दौरान रानी गरट्रूड हैमलेट के पसीने को पोंछने के बाद अनजाने में उस विषैले प्याले से शराब पी लेती है, यह कहते हुए कि वह हैमलेट के अच्छे भाग्य के लिए पी रही है। क्लॉडियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मुकाबला जारी रहता है। लर्टेस एक अवसर पाकर हैमलेट को अपनी विष लगी तलवार से घायल कर देता है। हाथापाई में उनकी तलवारें बदल जाती हैं और हैमलेट अनजाने में उसी विष लगी तलवार से लर्टेस को भी घायल कर देता है। तभी रानी ग्रटरूड बेहोश होकर गिर पड़ती है। वह मरते मरते कहती है कि पेय में विष था। लर्टेस अपनी मृत्यु को निकट देखकर सच्चाई उजागर करता है। वह बताता है कि वह स्वयं अपनी ही धूर्तता का शिकार हो गया है। तलवार विषैली थी और अब वे दोनों, हैमलेट और लर्टेस, मरने वाले हैं। वह यह भी बताता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे राजा क्लॉडियस का हाथ है। हैमलेट यह सुनकर और अपनी मां की मृत्यु देखकर क्रोध और प्रतिशोध से भर जाता है। वह चिल्लाता है, बात यह है, विष भी तो विष, अपने काम पर लग जाओ। वह क्लॉडियस पर विष लगी तलवार से वार करता है और उसे शेष विषैला पेय पीने के लिए भी विवश करता है। क्लॉडियस मर जाता है। लर्टेस मरते मरते हैमलेट से क्षमा मांगता है और उसे भी क्षमा कर देता है। वह कहता है कि उसकी और उसके पिता की मृत्यु के लिए हैमलेट जिम्मेदार नहीं है और न ही हैमलेट अपने पिता की मृत्यु के लिए लर्टेस को दोषी ठहराए। लर्टेस मर जाता है। हैमलेट
स्वयं भी विष के प्रभाव से मर रहा है, होरेशियो की ओर मुड़ता है। होरेशियो अपने मित्र के दुख में स्वयं भी उसी विषैले प्याले से पीकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है, यह कहते हुए कि वह एक रोमन है न कि एक डेन। लेकिन हैमलेट उसे रोक देता है। वह होरेशियो से अनुरोध करता है कि वह जीवित रहे और दुनिया को उसकी सच्ची कहानी बताए, ताकि उसका नाम कलंकित न हो। दूर से फोर्टिनब्रस के आगमन का शोर सुनाई देता है, जो पोलैंड से विजयी होकर लौट रहा है, और इंग्लैंड से भी राजदूत आ रहे हैं। हैमलेट अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए डेनमार्क का सिंहासन फोर्टिनब्रस को सौंपने की भविष्यवाणी करता है। उसके अंतिम शब्द हैं, शेष मौन है। हैमलेट मर जाता है। फोर्टिनब्रस इंग्लैंड के राजदूतों के साथ प्रवेश करता है। राजदूत समाचार लाते हैं कि रोजेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न मारे जा चुके हैं, जैसा कि आदेश दिया गया था। होरेशियो उन्हें बताता है कि क्लॉडियस ने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। फोर्टिनब्रस डेनमार्क के शाही परिवार के इस सामूहिक विनाश को देखकर स्तब्ध है। होरेशियो वादा देता है कि वह पूरी कहानी बताएगा, कैसे ये मौतें हुईं, कैसे विश्वासघात और षड्यंत्र रचे गए। फोर्टिनब्रस हैमलेट के शव को एक सैनिक की तरह सम्मानपूर्वक उठाने और उसे मंच पर रखने का आदेश देता है। वह कहता है कि हैमलेट, यदि उसे अवसर मिलता तो एक महान राजा सिद्ध होता। वह हैमलेट के सम्मान में सैन्य सलामी देने का आदेश देता है। नाटक का अंत डेनमार्क में एक नए, अधिक स्थिर और शायद अधिक न्यायपूर्ण शासन की शुरुआत के संकेत के साथ होता है, लेकिन यह एक भारी कीमत पर आता है, लगभग सभी प्रमुख पात्रों की मृत्यु। हैमलेट की त्रासदी उसके व्यक्तिगत संघर्षों, नैतिक दुविधाओं और एक भ्रष्ट दुनिया में न्याय पाने के उसके प्रयासों की कहानी है। यह हैमलेट का एक विस्तृत सारांश था। विभिन्न भागों को मिलाकर यह लगभग आपके अनुरोधित शब्द संख्या के करीब पहुंचना चाहिए। इसमें नाटक के प्रमुख घटनाक्रम, चरित्रों के विकास, महत्वपूर्ण संवादों और मुख्य विषयों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो यह थी राजकुमार हैमलेट की दिल दहला देने वाली कहानी। विश्वासघात और बदले की इस गाथा ने न जाने कितने सवाल पीछे छोड़ दिए। क्या हैमलेट का अंत न्यायसंगत था? क्या गर्ट्रूड सच में इतनी निर्दोष थी? और क्या फोर्टिनब्रस डेनमार्क को वो शांति दे पाएगा जिसकी उसे तलाश थी? आपके अनुसार इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन कौन था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी सुनो, पर ऐसी ही और क्लासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। अगली कहानी तक सुनते रहिए और सोचते रहिए।